टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटकाव, रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी इस बार आपको ऐसी खास चीज़ें बताने वाली है ताकि आपको रिटर्न भरने में ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। और इससे पहले बता दूं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर आप सीए से कराते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो किन किन बातों का रखें ख्याल। माता पिता के साथ रहकर घर से कर रहे हैं काम तो भी क्या क्लेम कर पाएंगे आचार्य। और आपको बताएंगे कि अगर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए आप अपने प्रोडक्ट का एचएसएन कोड नहीं पता कर पा रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के डेट आगे बढ़ता जा रहा है, लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आखिरी वक्त में भरेंगे। लेकिन एक जो मुद्दा आता है जिस पर कई बार लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वह है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में होने वाली गलतियां। कई लोग तो खुद ही रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ गलतियां खुद रिटर्न फाइल करते वक्त हो जाती है। कई बार लोग दूसरे से रिटर्न फाइल कराते हैं, जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या फिर जो अपने को टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स प्रोफेशनल के तौर पर पेश करते हैं। उनसे भी कई बार आप रिटर्न फाइल कराते हैं तो वहाँ पर निश्चिंत हो जाते हैं आपकी गलतियाँ शायद नहीं होंगी। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि टैक्स प्रोफेशनल की तरफ से भी गलतियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने में गलतियाँ होती होंगी। तो ऐसे में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो इस मुझसे अच्छा है कि आप गौरी जी से समझ लें। गौरी बताइए, अगर टैक्स प्रोफेशनल से कोई अपना रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो कहां कहां गलती होने की गुंजाइश रहती है। देखिए लक्ष्मण, ज्यादातर लोग अगर आईटीआर 1 की बात करें तो खुद भर लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी और आईटीआर की बात करें तो वो यूजुअली किसी और से भरवाते हैं। अब अगर आप सीए से भरवा रहे हैं तो परेशानी थोड़ी कम है, क्योंकि सीए अपनी डिग्री को ध्यान में रखते हुए गलतियां बहुत मिनिमाइज करके चलते हैं, वो लोग बहुत ध्यान से रिटर्न भरते हैं। लेकिन अगर आप किसी और से रिटर्न भरवा रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, तो हो सकता है एक तो गलतियां हो, दूसरा मैं एक केस आपको बताना चाहूंगी जो रिसेंटली मेरे सामने आया। और ऐसे बहुत केसेस मार्केट में हो रहे हैं जहां पे एक एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी और उनकी मुलाकात किसी प्रोफेशनल नहीं, किसी लॉ के स्टूडेंट से हुई। और उस स्टूडेंट ने बोला कि मैम आपकी रिटर्न तो गलत फाइल हो गई है, आपका तो 3 लाख का रिफंड बनता था। तो उनको लगा कि हमारा 3 लाख का रिफंड बनता था, जिसने हमारी रिटर्न भरी वो गलत भर दी और हमारा रिफंड नहीं आया। तो उन्होंने कहा कोई नहीं मैम, मैं आपकी रिटर्न को रिवाइज कर देता हूँ और आपका रिफंड मैं आपको दिलवा दूंगा। उन्होंने उनकी रिटर्न को रिवाइज करके लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा दिया और रिटर्न को फाइल कर दिया। अब क्योंकि वो रिटर्न रिवाइज हुई थी और इतना बड़ा अमाउंट रिफंड का बन रहा था, उनका नोटिस आ गया स्क्रूटनी का। और आज उन्होंने जितना टैक्स उनको रिफंड नहीं आया था उससे ज्यादा वो पेनल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स के रूप में चुका चुके हैं। तो ऐसे फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है और बहुत ध्यान रखना है रिटर्न भरवाते वक्त कि कोई गलती ना हो। अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहला तो जब आप आईटीआर भरवा लेते हैं तो आईटीआर वी की कॉपी आपको मिलनी चाहिए। जब आप रिटर्न को वेरीफाई कर रहे हैं, एक तो वेरीफाई खुद कीजिए, प्रोफेशनल या किसी और से ना करवाएं, और वेरीफाई करने से पहले उसको चेक करें ताकि उसमें पता लग जाए कोई गलती तो नहीं हुई है। प्लस आप अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो पूरी कोशिश कीजिए कि वो आपका ही हो, क्योंकि अगर वो किसी और का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है तो आपको नोटिस आया या कोई कम्युनिकेशन आई तो आपको शायद पता ही नहीं लगेगा कि वो नोटिस आप तक पहुंचेगा ही नहीं, हो सकता है सामने वाला आपको बताए ही नहीं। यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में ये उठा कि जब आप कहते हैं ईमेल आईडी अपना दीजिए, तो कई बार ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर करने की बात होती है अपने टैक्स प्रोफेशनल के साथ, तो क्या उनके साथ ईमेल आईडी, पासवर्ड शेयर करना कितना सेफ होता है? लक्ष्मण, मैं कहूंगी कि देखिए, अगर आप किसी और से रिटर्न भरवा रहे हैं तो आपको पासवर्ड तो देना पड़ेगा। इसमें या तो फिर आप ये करें कि उनसे रिटर्न ना भरवा के खुद ही भरें, लेकिन अगर उनसे भरवा रहे हैं तो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो आप अगर पासवर्ड दे रहे हैं तो जैसे ही आपकी रिटर्न फाइल हो जाए आप उस पासवर्ड को चेंज कर दीजिए, तो वो थोड़ा सा सेफ रहता है। और साथ ही एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप टैक्स खुद नहीं पे कर रहे हैं, जैसे आपका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है या एडवांस टैक्स की देनदारी बनती है और आपको जिनसे आप रिटर्न भरवा रहे हैं उन्होंने आपको बोला कि 1 लाख का रुपए का टैक्स जमा करना है, तो आपने कहा अपनी प्रॉब्लम आपको लगी कि आपको जमा कराने में दिक्कत आएगी, तो आपने उनको ही बोल दिया कि आप ही जमा करा दीजिए, हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस केस में ये चेक करना बहुत जरूरी है कि वो टैक्स एक्चुअल में आपके 26A में आ रहा है या नहीं, यानी कि उन्होंने जमा कराया है या नहीं, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। हालांकि इस पर आपने काफी डिटेल में बता दिया, लेकिन एक मुद्दा ये है
कि मान लिया हम किसी टैक्स प्रोफेशनल से रिटर्न फाइल करवाते हैं और टैक्स प्रोफेशनल की गलती की वजह से हमें कोई टैक्स नोटिस आता है, फिर टैक्स की पेनल्टी लगती है, तो क्या ये देनदारी टैक्स प्रोफेशनल पे नहीं बनती है, टैक्स पेयर पे बनती है? नहीं लक्ष्मण, इस केस में जो देनदारी है वो तो टैक्स पेयर की ही बनती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप अपनी रिटर्न भरवा रहे हैं तो पूरी सावधानी से भरवाएं और बिल्कुल ब्लाइंडली जिनसे रिटर्न हालांकि भरवा रहे मैं हैं गौरी उनके ऊपर टैक्स पेयर्स की तरफ से rely कहूँ, टैक्स पेयर्स की तरफ से कहूँ तो ये तो गलत बात है। गलती आपने की, गलती टैक्स प्रोफेशनल ने की और नुकसान मैं भरपूँ, तो ये थोड़ा सा जो है नाइंसाफ़ी है टैक्स पेयर्स के साथ। हालांकि मेरा मानना है कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो काफ़ी सावधानी से और अपने डिग्री का ख्याल रखते हुए पूरी सावधानी से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। या दूसरे टैक्स प्रोफेशनल भी जानबूझ के मुझे नहीं लगता है कोई गलती करते होंगे, लेकिन फिर भी जैसा कि गौरी ने बताया आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर है मुंबई से हर्षद खोना जी। हर्षद जी बताइए क्या सवाल आपके पास? मैंने मेरी कार 5 साल पुरानी कार अभी रिसेंटली बेची है 2,10,000 में। तो मुझे ये जानना था कि इसकी कुछ टैक्स की एंट्री होगी, और एंट्री होगी तो मुझे ITR 2 में कहाँ दिखाना है? ठीक है। देखिए जब आप अपनी कार बेचते हैं तो दो केसेस बैठते हैं। पहला तो ये, मैं दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों का सवाल होगा, ये बहुत आम सवाल है, हर कोई अपनी गाड़ी जो खरीदता है बेचता है, तो मैं दोनों केसेस बता रही हूँ। पहला तो ये कि आपका अगर बिजनेस है और वो आपकी बिजनेस का एसेट है, यानी कि आपने बिजनेस के नाम पे वो गाड़ी खरीदी है, तो आपको इस केस में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे आपकी रिटन डाउन वैल्यू यानी कि डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद गाड़ी की कीमत आपके बुक्स में कितनी खड़ी है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैपिटल गेन हो रहा है या कैपिटल लॉस हो रहा है। वहीं अगर आपने अपने पर्सनल एसेट यानी कि आपकी गाड़ी, आप सैलरीड हैं या आपके पर्सनल नाम पे गाड़ी है, आपके बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, यानी कि उसके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं है। तो इसको आपको कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो भी इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस है वो आप अपने तक रखिए, आपको कहीं भी इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है अगर आप सैलरीड हैं या वो आपका पर्सनल एसेट है। पर्सनल एसेट है तो फिर आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर ऑफिस का है तो फिर आपको कुछ टैक्स से जुड़ी हुई सावधानियां बरतनी होगी। गाजियाबाद से वरुण गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अगला सवाल लेकर के। वरुण गुप्ता जी, क्या उलझन है आपके? मेरा सवाल है कि हमारे ना, एक्चुअली आई एम पायलट बाय प्रोफेशन, आई एम वर्किंग वन ऑफ द एयरलाइन इन इंडिया। सो हमारा एक इंश्योरेंस होता है दैट इज लॉस ऑफ लाइसेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो उसके अंदर से जब हम अपनी फ्लाइंग नहीं कर पाते ड्यू टू सम मेडिकल रीजन, सो द सैलरी विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो इस केस के अंदर मुझे टैक्स देने की जरूरत है द मनी विच आई गॉट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और नॉट? ठीक है वरुण जी, देखिए इस केस में जो एक्ट है वो कहीं भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी को स्पेसिफाई करके नहीं बताया गया है। तो इस पे डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट प्रोफेशनल्स का डिफरेंट व्यू हो सकता है। मेरा व्यू ये है कि आपको एक तरह से सैलरी ही मिल रही है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये आपके लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जरूर देखिए। कहीं उसमें कहीं मेंशन तो नहीं है कुछ ऐसा जिससे आपका टैक्स बच सके, बट मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर टैक्स देना होगा। टैक्स देना होगा। हालांकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी बारीकियों को देखिए, शायद उसमें टैक्स से जुड़े हुए कुछ प्रावधान या डिस्क्लोजर दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से टैक्स की देनदारी आपको बन सकती है। अगला सवाल लेते हैं केरल के त्रिवेंद्रम से। नवप्रीत जी का सवाल है जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। नवप्रीत जी बताइए क्या सवाल आपका? सर, मेरी सैलरी और शेयर डिविडेंड से इनकम है, और जो फॉर्म 26A में है सर, उसमें डिविडेंड इनकम जो है वो दिख रही है, जो कि मैच कर रही है जो टैक्स ऑटोफिल डाटा से। बट कुछ कंपनीज ने सर डिविडेंड जो है वो लेस देन 5,000 दिया है, तो उसको वो TDS डिपॉजिट कॉलम में 0 है फॉर्म 26A में। पर जब मैं उसको मतलब कि अपने TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी में जब उसको डिडक्टर और एड डिडक्टर और टैन और ग्रॉस रिसिप्ट व्हिच इज सेवेड टू टैक्स डिडक्शन करता हूँ, वो तो ऐड होता है सर, बट टैक्स डिडक्टेड कॉलम में 0 डालता हूँ तो उसमें एरर आता है सर, रेड पॉपअप की प्लीज एंटर टैक्स डिडक्टेड। क्योंकि फॉर्म 26A में सर 0 टैक्स डिपॉजिटेड है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसका क्या समाधान है सर? ये मुझे पूछना था सर। बिल्कुल गौरी। देखिए आपके 26A में वो 0 तो इसीलिए दिखा रहा है, वो आपको खुद ही समझ आ गई कि वो 5,000 से कम है, इसलिए उस पर कोई TDS नहीं कटा।
लेकिन जो रिटर्न हम भरते हैं या तो हम सॉफ्टवेयर से भरते हैं या हम डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल में भरते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल पे भर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से आप वही कर रहे होंगे, तो उसमें डिविडेंड इनकम आपको दिखानी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और जैसे ही आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड दिखाएंगे तो नीचे 2 कॉलम्स आ जाएंगे। पहला डिविडेंड का अमाउंट कितना है, दूसरा टीडीएस कितना कटा है। तो आपको जो अमाउंट है वो आपको सब डाल देना है और साथ में आपका कौन से पीरियड का कटा है, यानी कि कौन से क्वार्टर में कटा है, ये आपको डालना है। लेकिन आपको कहीं भी टैन या ऐसी कोई डिटेल, एम्प्लॉयर का नाम और ये सब डालने की जरूरत नहीं होती। सॉफ्टवेयर से भरेंगे तो एम्प्लॉयर कंपनी का नाम वो पूछ लेते हैं, बट अगर आप नॉर्मल रिटर्न भरेंगे तो उसमें कहीं भी टैन और एम्प्लॉयर का जो कंपनी का नाम है वो नहीं पूछते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आनी चाहिए। ऑटो फिल्ड रिटर्न पे बहुत ज्यादा रिलाय ना करें, अपनी खुद से एक बार चेक करें कि वो सही हेड में जा रहा है कि नहीं, और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड के अंदर दिखाइए। आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत आएगी। चलिए, मुझे लगता है कि नवप्रीत जी की समस्या सुलझ गई होगी और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि साल के आखिर में शेयर या म्यूचुअल फंड से हुए कैपिटल गेंस पर एडवांस टैक्स कैसे चुकाएं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा ये है कि जो इस पर कई लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि जितने भी नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए अपने टैक्स की देनदारी बचाने का एक तरीका होता है हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के घर पर रहते हैं, तो मुद्दा ये उठता है क्या ऐसे लोग भी अपना HRA क्लेम कर सकते हैं क्या टैक्स बचाने के लिए? ठीक है लक्ष्मण, जैसे अभी कोरोना काल में तो ये बहुत कॉमन है कि लोग अपने होम टाउन चले गए हैं और अपनी जो रेंटेड अकोमोडेशन है उसको छोड़ के अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आई थिंक काफी लोगों का ये सवाल होगा। तो इस केस में देखिए, जो HRA होता है उसमें एक कंडीशन होती है, जो मेन कंडीशन है वो ये है कि आपको रेंट पे करना जरूरी है। अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन दो आपको कंपनी से HRA मिल रहा है और आप बाकी कंडीशंस भी फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेंट नहीं दे रहे तो HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर आप पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं और आप रेंट नहीं दे रहे पेरेंट्स को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं और उसमें कुछ सावधानी आपको बरतनी है, जैसे कि पेरेंट्स को रेंट जब दे रहे हैं तो वो ऑनलाइन से मोड से दे रहे हैं, यानी कि चेक से, NEFT से, RTGS से, और साथ में जो पेरेंट्स हैं वो अपनी रिटर्न में, अपनी इनकम में उसको इंक्लूड करके टैक्स दे रहे हैं, और साथ में आपके पास रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट्स और सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। अगर ये सारी कंडीशंस आप मैच कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये सारी जो मैंने आपको चीजें बताई, रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है, पेरेंट्स को इनकम में इंक्लूड करना जरूरी है, आपको एक्चुअल में रेंट देना जरूरी है, इन सब का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे केसेस यूजुअली स्क्रूटनी में जब आते हैं तो, और यूजुअली स्क्रूटनी में आते हैं और जब आते हैं तो बहुत भारी पेनल्टी चुकानी पड़ती है। तो अगर ऐसे चैनल से आप लोग HRA क्लेम कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करना है। बिल्कुल, गौरी ने बताया बहुत महत्वपूर्ण बात। सिर्फ आप HRA क्लेम करने के लिए आप ये दिखा दिए कि हमने पेरेंट्स को ये रेंट दिया, तो ऐसा नहीं है। रेंट्स दिया है इसकी आपको सबूत देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ पेरेंट्स को उस रेंट से जो आमदनी हुई है वो पेरेंट्स को भी दिखाना पड़ेगा अपने इनकम में कि हमें ये आमदनी हुई है, फिर उस पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक औपचारिकता निभा करके हमने पेरेंट्स को रेंट दिया, आप अपना टैक्स छूट नहीं पा सकते। गौरी, इसमें एक मुद्दा ये कि मान लिया कोई रेंट दे भी रहा है तो रेंट पे कितना टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं वैसे? जी लक्ष्मण, इसमें एक कैलकुलेशन होती है। इसमें HRA के 3 कंडीशंस दी गई हैं, जिसमें से जो 3 पॉइंटर्स हैं, जिसमें से जो भी लोएस्ट होता है आपको उतना HRA का रिलीफ मिल जाता है। तो उसमें पहला होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो आपको कंपनी से HRA एक्चुअल में मिला है। दूसरा होता है 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, या 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं। और तीसरा होता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो जो भी इसमें से लोएस्ट होगा वो आप HRA का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। चलिए, तो HRA क्लेम करने वाले लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए, खासतौर से वैसे लोग जो कोरोना काल में अपना घर रेंटेड घर छोड़ करके अपने पेरेंट्स के पास चले गए थे। पानीपत से आकाश अग्रवाल जी का सवाल आया है, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आकाश जी, बताइए क्या सवाल आपके पास? सर, मेरा ये सवाल है कि हाउ एडवांस टैक्स इज टू बी पेड ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इन म्यूचुअल फंड्स। फॉर एग्जांपल, इफ द सेल हैपेंड इन जनवरी, व्हेन डू आई नीड टू पे एडवांस टैक्स ऑन दैट?
तो शेयर और म्यूचुअल फंड पर एडवांस टैक्स कैसे चुकाएं? गौरी बताएं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि कैपिटल गेन होता है हमारा, या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे सैलरी तो आपको पता है साल में कितनी आएगी, तो उतना टीडीएस कट जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन कब होना है या नहीं होना, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार ने एक्ट में स्पेसिफाई किया है कि जो 234C का इंटरेस्ट होता है, जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे आपको जो इंटरेस्ट लगता है, ये हम तब नहीं लेंगे अगर ये कैपिटल गेन से अराइज हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपका जिस महीने में कैपिटल गेन हो रहा है, उसके नेक्स्ट जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी एडवांस टैक्स की जानी है, उसमें आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके पे करना है। उससे पहले की इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आपने पे नहीं किया तो उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और सपोज कीजिए कि आपने जब आपको कैपिटल गेन हुआ उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट जानी ही नहीं है, तो 31 मार्च से पहले पहले आप पूरा टैक्स पे कर दीजिए, तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट 234C का नहीं लगेगा। चलिए, इनकम टैक्स पे हम लोगों ने काफी कुछ चर्चा कर ली, अब बारी है जीएसटी जुड़े सवाल लेने की। दिल्ली से अनूप श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनूप जी बताएं, क्या उलझन है? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मैडम, हमारी कंपनी रेडिएशन मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो रेडिएशन एमिट्स होते हैं उसके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं डिफरेंट। जैसे मोबाइल फोन के लिए सेपरेट प्रोडक्ट है और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए अलग है। तो इससे जो मेरा क्वेश्चन है इसके HSN कोड से रिलेटेड है, बिकॉज अभी हम इसको मोबाइल एक्सेसरी या कंप्यूटर एक्सेसरी में शो कर रहे हैं। तो ये क्या करेक्ट है या इसका कोई और HSN होना चाहिए? अनूप जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपका बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये जो रेडिएशन के लिए जो आप इक्विपमेंट बनाते हैं कि रेडिएशन का असर ज़्यादा ना पड़े, ये क्या लोग घर में भी लगा सकते हैं? घर में भी लोगों के पास 4-5 मोबाइल हो ही जाते हैं सब मिला करके। जी जी, घर पे भी मोबाइल, ये एक्चुअली मोबाइल पे फिक्स होता है और कंप्यूटर लैपटॉप पे फिक्स होता है। और जो घर में भी जो रेडिएशन निकलते हैं फ्रॉम ग्राउंड, उसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। वो हम एक प्रोडक्ट, उसका डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो वो हम। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको मुझे बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होगा। खैर, आपके सवालों का जवाब देंगी गौरी चड्ढा। गौरी बताएं। देखिए, मैं आपको HSN कोड बताने के बजाय मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ कि कैसे आपको HSN कोड को श्योर होना है कि आपका HSN कोड सही है। इसके लिए आपको GST पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे ऊपर एक टैब आ रहा होगा, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज। इसमें जाके एक कॉलम आएगा ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल, और उसमें जाके कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें आप अपने HSN से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपका कोड नहीं मिल रहा या आपका कोड एग्जिस्ट नहीं करता, या जो भी दिक्कत आपको है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो और आपको जो GST डिपार्टमेंट है वहां से रिप्लाई आएगा। तो आप अगर एक बार GST डिपार्टमेंट से इस पे एक जानकारी ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सही HSN कोड चूज करना बहुत जरूरी है। इसमें आप जनरली किसी को बताएंगे कि ये HSN कोड, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका HSN कोड बता दो, हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। सबसे क्लोज HSN जो एक्चुअल में बैठता है वो लेना जरूरी है, वरना अगर आप कम रेट पे HSN ले लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। तो GST डिपार्टमेंट में एक बार इस पे क्वेरी रेज कर दीजिए, और जो भी जवाब आएगा उसके बेसिस पे आप HSN को चूज करें। चलिए, अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से आदित्य मलिक साहब का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य साहब बताएं, क्या उलझन है आपकी? जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने GST रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल आने के 1 घंटे के अंदर मुझे मेल आया कि मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे नहीं गई हैं। तो अभी मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना बाकी है, तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा? जी ठीक है, देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपको सरकार 45 डेज का टाइम, या आपकी नेक्स्ट जो भी आपकी फर्स्ट 3B जानी है उससे पहले का टाइम देती है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये और भी केसेस में सडनली मैंने देखा है कि वो एकदम से डिपार्टमेंट मेल इशू कर देता है कि आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं फिल करे हैं। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास समय है, आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, लेकिन टाइमली उसको अपडेट कर दीजिएगा। अगर आप टाइमली अपडेट नहीं करेंगे तो GST डिपार्टमेंट इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। चलिए, तो इसको टाइमली अपडेट करना आपको होगा। और कई सारे सवाल अभी भी हैं GST जुड़े हुए, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया के दौरान क्या रिटर्न फाइल करना होगा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल हमारे पास आया है रांची से अजय सिंह साहब का, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय साहब बताएं, क्या सवाल है आपके पास? हाँ जी, नमस्कार। मैं अजय सिंह बोल रहा हूँ रांची से जी। मैंने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के दौरान मैंने अपना दूसरा मोबाइल नंबर दिया था, तो अब ऐसे सिचुएशन में मेरे पास क्या रास्ता है? जी अजय जी, देखिए आपके पास 15 दिन का समय होता है आधार ऑथेंटिकेशन करने का। अगर आप 15 दिन में नहीं करते तो रिसेंटली ज़्यादा समय नहीं हुआ इस प्रोविजन को आए हुए, तो सरकार ने बोला कि अगर आप 15 दिन में ऑथेंटिकेशन नहीं करते तो हम आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे। और फिजिकल वेरिफिकेशन में मतलब कि एक ऑफिसर आपके प्रेमिसेस पे आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, देखेंगे जगह एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और जब वो सेटिस्फाई होंगे तभी वो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेंगे। ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन आपके पास और कोई रास्ता अब है नहीं, आपको वेट करनी पड़ेगी। एक बार चाहें तो आप डिपार्टमेंट जाके मिल सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये इसको प्रक्रिया को थोड़ा सा जल्दी करा दें, बट अदरवाइज आपको वेट करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन का। चलिए, नासिक से आशुतोष देशमुख जी का सवाल आया जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष जी बताएं। मैम नमस्कार। मेरा सवाल ये है मैम कि हम लोगों ने ट्रेडिंग बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन किया था अगस्त 19 में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो कि उसमें कुछ दिक्कतें आई, हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए, तो अक्टूबर 19 हम लोगों ने कैंसिलेशन के लिए REG 16 फाइल कर दिया। तो वो केस में अभी भी हमें वो नोटिस आ रही है कि आपको रिटर्न फाइल करना है। अच्छा। और स्टेटस REG 16 का है अंडर प्रोसेस। तो ये केस में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, गौरी बताएं। जी मैं बताती हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। ये ऐसे हर केस में ऐसा ही हो रहा है कि आप तो फाइल कर देते हैं, कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल देते हैं, लेकिन जब तक डिपार्टमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आपको रिटर्न भरते रहना है, चाहे वो नील रिटर्न हो, आपको भरनी है। तो अब एक तो आप अपनी सारी रिटर्न्स जो पेंडिंग है वो भर लीजिए, उसके बाद आप डिपार्टमेंट जाइए, ऑफिसर से मिलिए, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, जैसे कि रिटर्न की आखिरी कॉपी, एक एफिडेविट की कोई टैक्स ड्यू नहीं है, और ये सारी चीजें आपसे मांगेंगे। और वो जमा करने के बाद आपको उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए और कैंसिल कर दीजिए, हमारा जेन्युइनली कोई बिजनेस नहीं है। थोड़ा सा जहां भी फिजिकल इंटरेक्शन होती है डिपार्टमेंट में, मेरा मानना है थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ा सा आपको तकलीफ लेनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा और फिर अपने सामने कैंसिल करवा के आप आइए। जब कैंसिल हो जाएगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद एक फाइनल रिटर्न भर के आप शांति से बैठ सकते हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आपने कैंसिलेशन के लिए या फिर सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, तो उतने भर सब निश्चिंत नहीं हो जाइए जब तक कि वहाँ विभाग की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आपके पास नहीं आ जाता है या फिर उस सरेंडर करने के आपके आवेदन को अप्रूव नहीं कर लिया जाता है। तो इस बात का ख्याल बाकी लोगों को भी जरूर देना चाहिए। टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे दर्शकों के पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।